आज तारीख समय 10। आज हम मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट की पहली क्लास है। ये रिकॉर्ड इसलिए की जा रही है क्योंकि जो बच्चे एब्सेंट हैं वो देख सकें, ठीक। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, चैप्टर माना जाता है। अधिकांश बच्चे चैप्टर पूरा पढ़ने के बावजूद भी आप उनसे अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लो, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लो, तो उनके पास उनका जवाब नहीं होता, ठीक है। आपके पास सारे सवालों के जवाब होने चाहिए, कोई भी कैसे भी पूछ ले, ठीक है। चलिए, सवाल आप ही की तरफ है। आप में से कोई मुझे बताइए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक में क्या फ़र्क है। तो आप बोलोगे सर हमें ये नहीं पता कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। हल्का फुल्का अंदाजा है, कुछ नाम से आपको क्लिक कर रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताइए, बताएगा? आप बताइए श्रुति, कोई अंदाजा कैश फ्लो स्टेटमेंट सुन के क्या क्लिक कर रहा है? देखिए, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग थोड़ा खोदेंगे, थोड़ा अगर ध्यान से सुनेंगे, तो लिटरल मीनिंग थोड़ा ऐसा साउंड कर रहा है, कैश फ्लो मतलब कैश के फ्लो का स्टेटमेंट, कैश का आना और जाना उसका स्टेटमेंट। फिर आपके मन में फौरन ये सवाल आना चाहिए, तो सर फिर कैश बुक क्या होता है? आपने क्लास 11th में जो कैश बुक पढ़ी है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम जो आपने कैश बुक पढ़ी है, उस कैश बुक में आप बताइए, भी तो पैसे का आना जाना होता है, उसमें भी तो कैश का आना जाना होता है। तो जब कैश बुक से ही हमें पता चल जाता है कि पैसा कब गया, किस तारीख को गया, किस लिए गया, एसेट खरीदी या खर्चे का पेमेंट किया, या आपने किसी अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, जब कैश बुक से ही सब हमें पता चल जाता है, तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? सीए आईपीसीसी के बैच में जब फर्स्ट डे पढ़ाया था, कम से कम आधा घंटा इसी बात पर डिस्कशन हुआ था कि कैश बुक जब हमें सब बता देती है कैश का आना जाना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? बताइए। आपको पता होगा कि आपके स्कूल में एक होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। चलिए, वेदांती बताएंगे व्हाट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये बोलेंगे कि सर पढ़ाई को छोड़ के जो आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए स्कूल करवाता है वो हो गई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सेप्ट स्टडीज। जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, है ना, एनुअल फंक्शन हो गया, एनुअल फेस्ट हो गया, फिर हम तो जिस स्कूल में पढ़े उसमें रक्षाबंधन भी मनाते थे, और लड़कियां सब घर से राखें लेके आती थी और लड़के सब एक पीस मिठाई लेके आते थे, कोई भी जो घर से मन करे, और उस दिन सारे समझदार लड़के एब्सेंट रहते थे। तो क्या आप ये नहीं पहचान सकते कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और क्या स्टडीज से रिलेटेड है? आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? बोलिए। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान के सिर के ऊपर कोई भारी चीज गिर गई है और अब वो पहचान नहीं पा रहा है कि इसमें पढ़ाई वाली एक्टिविटीज कौन सी हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी हैं। बताइए, क्या ये पहचानना आना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है? भाई ये तो स्कूल नहीं भी जाएंगे चल जाएगा, लेकिन ये तो स्टडीज से रिलेटेड है। टीचर ने आपको बोला था अकाउंट्स की फाइल बना के लेके आनी है, इट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और दिस इज स्टडी रिलेटेड एक्टिविटी। ओके, आप बताइए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का नाम बताइए। स्पीच। मान लीजिए बच्चों की स्टेज फोबिया निकालने के लिए बच्चों को बोला जाता है कि ठीक है भाई कल तुम इस टॉपिक में स्टेज में सबके सामने बोलोगे, उसका पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं होता है। आपके स्टेज फोबिया को दूर करने के लिए आप अगर यही नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या ये पढ़ाई से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं छुट्टी ले लूँ और आपको यही नहीं पता कि भाई जो कल होने वाला है स्कूल में वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है कि पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटी है। आप पहचान नहीं पाएंगे। हो सकता है कि जो आपको लग रहा हो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हो स्टडीज़ की, और आपने तो ये सोचा था कि यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी तो मैं नहीं जाऊँगा चलेगा, लेकिन जिसको आप समझ रहे थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो कौन सी निकली एक्टिविटी? स्टडीज़ की। स्कूल आपको जाना था, स्कूल आप नहीं गए, उससे आपका पढ़ाई का लॉस हो गया। मुझे बताइए, क्या ये पहचानना, अगर आप छुट्टी लेने का इरादा रखते हैं प्लान करके, तो क्या ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और ये स्टडीज़ से रिलेटेड है? अगर ये स्टडीज़ से रिलेटेड है और मैं उस दिन में छुट्टी ले लूँगा तो मेरा पढ़ाई का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कह रहा है क्या फर्क पड़ता है भाई, एक काम कर, एक कागज़ पे सारी लिख ले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और दूसरे कागज़ पे लिख ले स्टडीज़ रिलेटेड एक्टिविटी, सारी रट्टा मार दे।
बताइए, सुनने में अच्छा साउंड कर रहा है? कोई आपको बोलेगा पागल है क्या, ये कोई रट्टे की जरूरत है? थोड़ा कॉमन सेंस लगा ले भाई, तुझे खुद ही समझ में आ जाएगा। ये वाली एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं और ये वाली एक्टिविटीज पढ़ाई से रिलेटेड है। मुझे बताइए क्या सही है? कॉमन सेंस डेवलप करके समझना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों की लिस्ट बना के रट्टा मारना क्या अच्छा है? बताइए वेदांती। वेदांती कहिए रट्टा मारना इज ऑलवेज सेफ। क्या अच्छा है, समझना कि रट्टा मारना? आप थोड़ा सोचिए, सुनने में ये कितना भद्दा लग रहा है कि आप ये समझना नहीं चाहते कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और ये पढ़ाई से एक्टिविटी है। आप उन दोनों की अलग अलग लिस्ट बना के आप रट्टा मारना चाहते हैं, तो आप समझ जाइए सुनने में ये कितना भद्दा लग रहा है। इन अ सेम वे कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक तरीका ये भी है कि आप रट्टा मार लो, एक तरीका ये भी है कि आप समझ लो। ठीक है, जब आप 11 में फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताया था कि ट्रेडिंग में क्या आता है और पीएल में क्या आता है। मैंने बताया था कि जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं कहाँ आते हैं, वो ट्रेडिंग में आते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं वो कहाँ आते हैं, पीएल में आते हैं। बस ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये आपको समझ में आ गया तो कोई आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे सवाल करते करते उन्हें याद हो गया है कि भाई सैलरी ना, और सैलरी, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये सब ट्रेडिंग में जाते हैं। क्यों जाते हैं नहीं पता उन्हें। ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चों की लिस्ट तो किताब में आपकी इतनी लंबी दी हुई है, कुछ बच्चे तो सारा रट्टा मार लेते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं रटने की जरूरत है। भाई दोनों में डिफरेंस है, कोई भी खर्चा तुम उठा लो और पहले ये बताओ कि उस खर्चे का मतलब क्या होता है, फिर कॉमन सेंस लगा लो कि भाई ये डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट खर्चा है। डायरेक्टली इट विल बी यूज्ड इन फैक्ट्री और डायरेक्टली इट विल बी यूज्ड इन अदर देन फैक्ट्री, है ना। तो जिस तरह से आपको अपने स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर और स्टडीज से रिलेटेड एक्टिविटीज को रटने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है। इन अ सेम वे कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप समझ लेंगे आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। वैसे किसी को होने वाला नहीं है क्योंकि ये चैप्टर बहुत नाइटमेयर देता है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हो जाए। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि फिर एक बार आप कोशिश करिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कैश बुक में क्या फ़र्क है, आप विचार करिए। तब तक मैं आपके लिए जरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाता हूँ। ब्लू। चलिए कुछ एसेट्स के नाम बताइए। टोटल करिए कितना हुआ है? ये आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल थी जो आपका इतना बीच का छूटा है ना। सारा साल आपको ये बात ऐसा एहसास हो। कितना हुआ? 250। Is it so? 250. This is the balance sheet.
ट्रेडमार्क कर दो। Is it 300? मैं सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ। ये क्या है? दिस इज नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी पूरी बैलेंस शीट मैंने अपने मन से वैल्यू को इक्वेट करके बनाई है। ये आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, ये आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपके लिए बैलेंस शीट है, ये एसेट है, ये लायबिलिटीज है। ठीक है, जो बच्चे नदारत थे शुरू के दिनों में, एब्सेंट थे, उन्हें शायद ये चीज़ देख के थोड़ा अचंभा लगेगा कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, और ये 12% डिवेंचर क्या है। ठीक है, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सारे बच्चों को आने दीजिए, तब जो शूट है आपका वो बताएंगे आपको। ठीक है, अब ये है किसी कंपनी की पूरी बैलेंस शीट। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब हम कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ रहे थे हमने तब भी ये बात पढ़ी थी कि कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले फाइनल अकाउंट का मतलब होता था प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और नोट्स टू अकाउंट बनाओ। ठीक है, कैश फ्लो मर्जी है आपकी, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के आने की वजह से अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आपका चॉइस नहीं है, इट इज कंपलसरी। अब फाइनल अकाउंट का मतलब होता है चार चीजें: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। नोट्स टू अकाउंट इज नथिंग जस्ट लाइक अ वर्किंग नोट फॉर इंडिविजुअल आइटम। नोट्स टू अकाउंट इज नथिंग बट जस्ट अ वर्किंग नोट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अब मैंडेटरी कर दिया गया है, ये चॉइस नहीं है, बनाना ही बनाना है आपको। इसलिए सीए के लगभग सारे एग्जाम में कैश फ्लो का क्वेश्चन तो आता ही है। इस बार बच्चे उड़ गए थे, 100 में से 16 नंबर का क्वेश्चन कैश फ्लो का आ गया, तो कैश फ्लो तब रेडी करके नहीं गया। एनीवेज, चलिए, तो अब हमने ये सीखा कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। आज पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म से परिचित करा दूं, थोड़ी सी भयंकर है, आपको समझ आएगा ये क्या है भाई। शायद मैं रेशियोज में आपको बता चुका हूँ। समथिंग इज कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बताया था? चलिए, नेताजी बताएंगी क्या था। किसको याद है, रेज योर हैंड। भाई आप लोग इतनी जल्दी जल्दी भूलोगे तो कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। श्रुति बोलेगी इनको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, फर्क क्या पड़ता है। आप थे महाराज रेशियोज में, हाँ, तो बताइए क्या होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जब कोई कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ तो क्या शॉपिंग करने जाता है? इंग्लिश अगर थोड़ी पढ़ी होगी तो तुम्हें इस वर्ड में इसका मीनिंग है छुपा हुआ है, मार्केटेबल। मार्केट करना मतलब किसी चीज को बेचने के लिए ऐड करना, आप इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग से बनता है मार्केटेबल। ध्यान रखिए, मार्केट में आपके पास में, मार्केट से मतलब है शेयर मार्केट। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सभी के पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं, कंपनीज के पास भी, हम लोग के पास भी। हम चाहे तो पैसा अपना ज़मीन में इन्वेस्ट कर दें, ज़मीन खरीद के डाल दें, और चाहे तो अपना पैसा गोल्ड में लगा दें। अब आप मुझे बताइए, गोल्ड और ज़मीन में दोनों में से कौन सा जल्दी बिक के मनी में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम पे? तो टेक्निकली हम कहते हैं कि गोल्ड में लिक्विडिटी ज़्यादा है और लैंड में लिक्विडिटी, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी में जल्दी कन्वर्ट होने की ताकत। जो मनी में जितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है हम कहते हैं उसमें लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना जो यूं बिक जाता है। आपके एक हाथ में सोना, गोल्ड होना, और दूसरे हाथ में वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होना, दोनों एक बराबर है, दोनों इक्वली टाइम पे जल्दी बिक जाएंगे। लोगों को बोलो गोल्ड ले लो या लोगों को बोलो कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो, लोग बोलते दोनों बराबर है। ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान जो इतनी जल्दी बिक जाते हैं कि जैसे कि सोना,
तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स को या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट को जो बहुत जल्दी सेकंड्स में बिक जाते हैं, मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फौरन बिक जाते हैं, उसे कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो वो सिक्योरिटीज जो बहुत जल्दी मनी में कन्वर्ट हो जाती हैं उसे हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कैश बुक में क्या फर्क है? ठीक है, सबसे पहला फर्क सुनिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक्टिविटीज वाइज बताता है कि किस एक्टिविटी की वजह से कितना पैसा बचा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल फिर से क्रिएट करते हैं। हमने 11 में भी क्रिएट किया था, आपको याद होगा। किसी ने मुझे बोला कि सर बच्चों को चाय बहुत पीनी होती है, तो आपको पहले भी कहा था, आप पढ़ाते तो ठीक ठाक ही हो, तो बाहर आप क्या करो, गेट के पास में चाय का स्टॉल लगा दो। याद है, बताया था? तुम थी लेने में नहीं थी तो क्या चाय की दुकान पे थी? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी ने सजेस्ट किया कि सर बच्चों को आप लगा दो चाय की स्टॉल, और बाहर अगर मार्केट में 10 रुपए की चाय मिलती है तो वही चाय आप क्या है कि आपको भी पता है कि चाय बनने में तो 2 या 3 रुपए लगते हैं, तो आप चाय 5 रुपए की कर दो, क्वालिटी अच्छी कर दो। बच्चों का फायदा ये होगा कि मार्केट में दूर ना जाके 10 रुपए की चाय उनको यहीं गेट पे 5 रुपए की मिल जाएगी। आपका फायदा ये हो जाएगा, चलो आप 2 की जगह 3 रुपए की चाय बनाओ, क्वालिटी अच्छी कर दो, तो पर कप चाय पे आपको 2 रुपए बच जाएंगे। बच्चों का फायदा, आपका फायदा। तो मैंने क्या करा, बाहर एक स्टॉल लगा दी चाय की। फिर किसी ने बोला कि सर छोटा मोटा स्टेशनरी का भी सामान वहाँ रख दो, बच्चे कॉपी पेन पेंसिल लेने दूर जाते हैं, यही ले लेंगे, बाहर जाके वो 1 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, आप ही को दे देंगे 50 पैसे एक्स्ट्रा। तो मैंने एक स्टॉल लगा दिया बाहर, स्टेशनरी भी मिलती है वहाँ और बच्चे चाय भी पीते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सारा का सारा क्रक्स जो है वो इसी में है। जो नहीं आया भुगते करो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि किसी ने मुझे बोला कि सर एक काम करते हैं, हमने 11 पास कर लिया, हम आपकी बिजनेस की कैश बुक बनाते हैं। हम बनाएंगे। हमने चलो बनाओ। अब आप कैश बुक बना रहे हो। कैश बुक में तो आपको सिर्फ ना एसेट देखना है ना लायबिलिटी देखना है। किसी भी वजह से पैसा आया तो आपको लिख देना है 2 साइड में, है ना, और पैसा गया तो वो लिख देना है 5 साइड में। अब मुझे बताइए पैसे आने के कितने सारे रीजन मेरे पास हो सकते हैं। पहला, आपने फीस दी है कि नहीं। दूसरा, मैंने पुराना पेपर्स थे वो बेच दिए, तो भी क्या होगा, पैसा आएगा। तीसरा, अगर चाय या स्टेशनरी में से कुछ सेल हुआ तो पैसा आएगा। चौथा, आपकी आने वाली फीस से मैंने बहुत टाइम पहले बैंक में एफडी कर दी थी, उस एफडी में मुझे क्या मिला, तो भी पैसा आएगा। बोलिए, ये सारी वजह मैंने आपको पैसा आने की बताई कि नहीं बताई? बताई कि नहीं बताई? बताई है ना। अब आप मुझे बताइए, कैश बुक ये कहती है कि पैसा आ रहा है, पैसे की वजह क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है। पैसा आ रहा है विद रीजन मैं 2 में लिख दूंगी। कैश बुक कैसे लिखेगी 2 में, बताइए मुझे। अगर पैसा आपकी फीस से आया तो मैं लिख दूंगा 2 साइड में 2 रेवेन्यू, जितना फीस आया। मैंने अगर रद्दी बेच दी है तो 2 स्क्रैप, है कि नहीं। बैंक के एफडी से इंटरेस्ट आया है तो 2 इंटरेस्ट, है कि नहीं है। चाय और स्टेशनरी बेच के पैसा आया है तो 2 अदर रेवेन्यू। देखिए, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें रेवेन्यू 2 तरह की होती है, एक आपके मेन काम की और एक मेन काम को छोड़ के कहीं और से आई। तो मेन काम से जो आई है उससे हम बोलेंगे रेवेन्यू, और कहीं और से आई है वो अदर रेवेन्यू या फिर अदर इनकम बोलेंगे। समझ आया? तो मुझे बताइए, आपने क्लास 11 में जो कैश बुक बनाया है, आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। कैश बुक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आया, कुछ बेच के आया, कि एसेट बेच के आया, कि एफडी के इंटरेस्ट से आया, कि आपके मेन काम से आया, कि आपने स्क्रैप बेच दिया, कहां से पैसा आया, कैश बुक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैश बुक कहती है मेरे लिए तो बस अगर पैसा आया मैं लाइन खींच के 2 में लिख दूंगी, 2 रेवेन्यू, 2 अदर इनकम, 2 न्यूज़पेपर सेल, 2 मेन रेवेन्यू, 2 इंटरेस्ट। जहां से पैसा आया मैं तो नाम लिख दूंगी और 2 लिख दूंगी। इन अ सेम वे तुमने अगर कहीं भी पैसा खर्च किया मैं लिख दूंगी बाय में, है ना। अब देखो, पैसा खर्च होने के क्या क्या, मतलब खर्च नहीं, पैसा जेब से जाना, नॉट खर्च। खर्च में तो फिर आप क्या करोगे, वो एक्सपेंस लिंक कर दोगे। खर्च नहीं, सिर्फ पैसा जेब से जाना। किसी भी वजह से जेब से पैसा अगर गया मेरी वजह से, तो कैश बुक में वो बाय साइड में आ जाएगा। अब पैसा कब कब जाएगा, हो सकता है कि अगर आप फिर से एफडी करोगे तो क्या बैंक को पैसा नहीं दोगे, पैसा जाएगा ना, तो आप लिख दोगे बाय साइड में बाय एफडी, है कि नहीं। वो चाय बनाने के लिए जब आप दूध, चाय पत्ती, गैस लाओगे तो पैसा खर्च नहीं होगा, खर्च होगा ना, तो आप लिख दोगे बाय दूध, चाय पत्ती और ऑल दैट। फिर जब आपको पढ़ाने के लिए मान लो मुझे इलेक्ट्रिक का बिल पे करना पड़ रहा है तो बाय इलेक्ट्रिसिटी,
मार्कर लेके आ रहा हूँ, बाय मार्कर। ये है कैश बुक। कैश बुक क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसा कहां से आया। पैसा अगर आया एक ही साइड मेरे पास में, कौन सी वाली, 2 वाली, और किस वजह से आया उसका नाम लिख दूंगा, टू रेवेन्यू, टू न्यूज़पेपर सेल, टू मेन रेवेन्यू, फिर टू इंटरेस्ट। जहां से पैसा आया मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। ठीक है। इवन आप मान के चलिए कि अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ इस पूरी कहानी में कि चाय का और स्टेशनरी का स्टॉल भी लगा हुआ है, मैंने इमरजेंसी में अपने दोस्त से मान लो 1 लाख रुपए उधार ले लिए, तो कैश बुक वो भी 2 में दिखा देगा। फ्रेंड से लोन लिया है ना, तो दिखा देगा 2 फ्रेंड लोन 1 लाख। क्योंकि जेब में जो पैसा है हमें बस वो गिनना है, वो कहाँ से आया, दोस्त ने रखने को दिया था कि हमने सेल करी वहां से आया, कहीं से भी आया, वो मुझे जेब में रखना है और